हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। इस लेक्चर में हम थ्री डायमेंशन में एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो है जिसे हम कहते हैं स्क्वायर वेल। ओके, स्क्वायर पे मैं थोड़ा आपका ध्यान वो करना चाहूँगा। बेसिकली स्क्वायर वेल पोटेंशियल जो है, और हम फाइनाइट डेप्थ का ही डील करेंगे यहाँ पे। वन डायमेंशनल केस में तो हमने पहले इनफाइनाइट वाला डील किया था, फिर फाइनाइट पे आए थे। यहाँ फाइनाइट वाले को ही मेनली डील करेंगे। इनफाइनाइट का रिजल्ट मैं जस्ट एक या दो लाइन में समराइज़ कर दूँगा कहीं बीच में। ओके, ये पोटेंशियल इस तरह से डिस्क्राइब होता है। स्फेरिकली सिमेट्रिक सिस्टम है, पोटेंशियल केवल आर का फंक्शन है, और आर के साथ भी उसका बिहेवियर ऐसा है जब तक आर जीरो से लेकर, इनफैक्ट ये कंडीशन मैंने उल्टी लिख दी, जीरो मस्ट कम हेयर, आर मस्ट कम हेयर। आर जीरो से, ओरिजिन से आपने स्टार्ट किया और ए डिस्टेंस तक आप तक जब तक गए वहाँ तक पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है। और उसके बाद आर ग्रेटर देन ए, आपने ओरिजिन से ए डिस्टेंस को एक्सीड कर गए तो पोटेंशियल राइज करता है और सम वैल्यू वी जीरो, मैंने मॉड वी जीरो इसलिए लिखा है, ये वैल्यू बाहर की साइड ग्रेटर है, अदरवाइज ये वेल ना होकर आपका बैरियर हो जाएगा। ओके, तो उसको यहाँ पे कर लेंगे। आगे मैं इसको मॉड नहीं लिखूंगा, इंप्लाइड होगा कि वी जीरो हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी है, बट दिस इज द पोटेंशियल। तो अगर आप डिस्टेंस आर के साथ इस पोटेंशियल को प्लॉट करें, इस तरफ डिस्टेंस आर है तो ओरिजिन से लेकर डिस्टेंस ए तक पोटेंशियल की वैल्यू जीरो पे है, ये दिस इज द जीरो। और अचानक ए के बाद पोटेंशियल राइज करता है और उसके बाद पोटेंशियल की कोई वैल्यू है वी जीरो। ओके, तो आप देख सकते हैं ये शेप आपकी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल जैसी आ रही है, इसलिए इसे स्क्वायर वेल कहते हैं। लेकिन एक्चुअली फिजिकली अगर आप इस सिस्टम को देखें, थ्री डायमेंशन फिजिकल स्पेस में अगर इस सिस्टम को देखें तो एक्चुअली सिचुएशन ऐसी है, ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन से लेकर ए रेडियस तक का आप एक स्फीयर इमेजिन कीजिए। उस स्फीयर के अंदर सब जगह पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है जब तक आर ए से कम है। स्फेरिकली सिमेट्रिक सिस्टम है, थीटा और फाइव के साथ कोई वेरिएशन नहीं है, केवल डिस्टेंस के साथ वेरिएशन, और ए डिस्टेंस तक पोटेंशियल जीरो। तो ए डिस्टेंस के स्फीयर के अंदर सब जगह पोटेंशियल जीरो, और जैसे ही आप इसके बाहर आते हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होकर शिफ्ट होकर वी इक्वल टू वी जीरो हो जाती है। तो एक्चुअल स्पेस में तो ये आप इसे शायद स्फेरिकल वेल बोलते हैं, लेकिन अगर जब हम आर कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो ये रेक्टेंगल जैसा ही दिखता है, इसलिए इसे स्क्वायर वेल कहा जाता है। ओके, दिस यहाँ पे अगेन इस पोटेंशियल को डिस्क्राइब करें, जीरो से ए तक पोटेंशियल की वैल्यू जीरो, ए के बाद पोटेंशियल की वैल्यू वी जीरो। ओके, सम पॉजिटिव कांस्टेंट वी जीरो। और हम अगेन यहाँ पे बाउंड स्टेट सॉल्यूशन सीख करेंगे, जैसे हमने वन डायमेंशनल केस में किया था कि मतलब एनर्जी ऑफ द पार्टिकल जो है वो जीरो से तो ज़्यादा है लेकिन वी जीरो से कम है, वेल के टॉप और बॉटम के बीच में है, टू बेसिकली से। ओके, तो इस तरह के हम सिस्टम को वो कर रहे हैं, बाउंड स्टेट सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं। अब आप देख सकते हैं इस फिगर में, ये बहुत क्लियर है, ये एक स्फेरिकली सिमेट्रिक सिस्टम है। आप किसी भी डिस्टेंस पे खड़े हों, थीटा और फाइव वेरिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। माना आप इस पॉइंट पे खड़े हैं तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है, उस रेडियस को लेके अगर आप एक स्फीयर कंस्ट्रक्ट करें तो उस स्फीयर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो ही होगा। थोड़ा और डिस्टेंस पोटेंशियल जीरो, थोड़ा और डिस्टेंस पोटेंशियल जीरो, और एक बार आप इस डिस्टेंस ए को एक्सीड करके बाहर चले गए तो यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू वी जीरो है, लेकिन एक स्फीयर अगर आप कंस्ट्रक्ट करें तो उस पूरे स्फीयर में फिर से पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, वी जीरो। तो ये स्फेरिकली सिमेट्रिक सिस्टम भी है। ओके, तो और क्योंकि ये स्फेरिकली सिमेट्रिक सिस्टम है तो हमारी जनरल आउटलाइन जो है स्फेरिकली सिमेट्रिक सिस्टम्स को सॉल्व करने की, हम साई को आर थीटा फाई और प्रोडक्ट ऑफ रेडियल और एंगुलर पार्ट्स कर सकते हैं। एंगुलर पार्ट हमने एक बार जो सॉल्व किया है वो वाला सॉल्यूशन यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब रेडियल इक्वेशन जो है, लेकिन आप अपना पोटेंशियल देखिए, ये पोटेंशियल कैसा है, ये दो अलग अलग रीजन्स में आपको दे रखा है। आर लेस देन ए में अलग एक्सप्रेशन है, आर ग्रेटर देन ए में अलग एक्सप्रेशन है, और दोनों रीजन्स में वैसे ये कंटिन्यूस है। तो जो हमने जनरल डिस्कशन अभी किया है कि अगर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है किसी रीजन में तो रेडियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बेसल्स फैमिली में से कोई होता है या स्फेरिकल बेसल्स फैमिली में से कोई होता है, तो वो हम रिजल्ट यूज़ करेंगे। बट उसको इस्तेमाल करने से पहले आपको बेसिकली ये सोचना है वी की आपको आर लेस देन ए रीजन में जीरो वैल्यू रखनी पड़ेगी और आर ग्रेटर देन ए रीजन में वी जीरो। मैं अब मॉड वी जीरो ना लिख के सिंपली वी जीरो लिखूंगा। तो अब आर इक्वेशन आप दो अलग अलग पार्ट्स में सॉल्व कीजिए। ऐसा हमने वन डायमेंशनल वैल्यू में भी किया था, वहाँ हम फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन कहते थे। यहाँ पे फर्स्ट रीजन सेकंड रीजन ना कह के इन और आउट, क्योंकि आर कोऑर्डिनेट नेगेटिव नहीं होता है, तो जीरो से लेकर ए तक हम वेल के इनसाइड हैं तो इसे मैं इन रीजन कहूँगा, और ए से आगे हम आउटसाइड रीजन में हैं, तो इन और आउट को हम ऐसे, एक्चुअल फिजिकल स्पेस में इन और आउट ये हैं, और अगर इस फिगर में देखें आर कोऑर्डिनेट के साथ इन और आउट का ये सेंस है। तो इन वाले रीजन में अगर आप रेडियल इक्वेशन लिखें, रेडियल इक्वेशन जनरली होती है 1/r² d/dr ऑफ r स्क्वायर डी कैपिटल R ओवर dr प्लस 2m/h² ई माइनस वी होता है। यहाँ पे वी की वैल्यू इनसाइड रीजन में जीरो है तो वी की जगह जीरो, बाकी ये सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल टर्म LL+1 ओवर r स्क्वायर इंटू कैपिटल R। इस R के साथ मैंने एक I लिखा है, I फॉर इनसाइड। इनसाइड वाला रेडियल वेव फंक्शन यहाँ से सॉल्व करके निकलेगा, और ऐसे ही आउटसाइड के रीजन में फिर से वही रेडियल इक्वेशन लिखी, लेकिन v की जगह v जीरो। आउटसाइड रीजन में पोटेंशियल की वैल्यू v जीरो है। ओके, v इक्वल टू v जीरो, और बाहर वाले उसको मैंने RO लिखा है। ओके, ये मैंने इसको जल्दीबाजी में I लिख दिया था, मैंने इसको O किया, I फॉर इनसाइड O।
O फॉर आउटसाइड। तो इनसाइड और आउटसाइड रीजन में आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब मैंने इन दोनों को अलग अलग यहाँ पे किया है। पहले इनसाइड वाली इक्वेशन को देखें। इनसाइड वाली इक्वेशन को आप ऐसे रीराइट कर सकते हैं, ये टर्म देखिए 2me/h² ये सब कुछ कांस्टेंट है, एनर्जी अभी अननोन है बट जब निकलेगी ये कांस्टेंट होगी, दिस ऑल एवरीथिंग इज अ कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का नाम मैंने k² रख दिया, जहाँ पे k² की डेफिनेशन ये है, या k की डेफिनेशन इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ओके 2me/h²। तो ये रही हमारी इनसाइड। अब की बार मैंने इनसाइड वाले वेव फंक्शन को और क्लैरिटी के लिए in लिख दिया, ओके। और in मैंने ऊपर लिखा है, नीचे जगह भी छोड़ रखी है, क्योंकि नीचे पे हमारे l की वैल्यू आएगी, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का इंडेक्स यहाँ पे अटैच होगा, तो वो पोजीशन मैंने इसलिए छोड़ रखी है। तो इनसाइड वाला जो रेडियल वेव फंक्शन है वो इस इक्वेशन को सॉल्व करके निकलेगा। ऐसे ही आउटसाइड रीजन में जो इक्वेशन है वहाँ रेडियल फंक्शन आउटसाइड वाला जो हमें निकालना है, लेकिन यहाँ पे k की वैल्यू जो है वो ये है, इस वाले k को मैंने k आउटसाइड लिखा है, इनसाइड वाले k को मैंने k इनसाइड नहीं लिखा है, वो सिंपली k है। आउटसाइड वाले k को k आउटसाइड की वैल्यू 2m/h² e-v0। लेकिन जिस तरह के सॉल्यूशंस हम ढूंढना चाह रहे हैं, बाउंड स्टेट सॉल्यूशंस, वो उनके लिए एनर्जी v0 से कम होनी चाहिए, वेल की हाइट से हमारी एनर्जी क्या होनी चाहिए, पार्टिकल की कम होनी चाहिए। तो इसका मतलब e-v0 से कम है तो ये क्वांटिटी नेगेटिव है। आप जिस स्क्वायर क्वांटिटी को k आउट का स्क्वायर डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, वो नेगेटिव है। इसका मतलब k आउट क्या है, इमेजिनरी। ऐसी प्रॉब्लम हमें वन डायमेंशनल वेल में भी आई थी, तो वहाँ पे हमने क्या किया था, इनसाइड द वेल k के बजाय हम कापा के साथ काम करते हैं, सॉरी आउटसाइड द वेल, ओके। वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे पर वो बाद में आएगा। मतलब मैं इस क्वांटिटी के नेगेटिव 2m/h² v0 - e इसमें से इसे घटाएं तो ये चीज़ पॉजिटिव बनेगी, इस चीज़ को हम कापा स्क्वायर डिफाइन करेंगे। तो k आउट स्क्वायर और कापा स्क्वायर में क्या रिलेशन होगा, k आउट स्क्वायर बेसिकली माइनस कापा स्क्वायर के बराबर। आपने इन दोनों टर्म्स को इन्वर्ट कर दिया है, इन दोनों के बीच रिलेशन, ओके। अभी तो मैं केवल k आउट को लेकर करूँगा कैलकुलेशन, लेकिन बाद में मैं उसकी जगह कापा इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। कापा और k आउट का रिलेशन ये है, या अगर आप स्क्वायर रूट ले लें तो k आउट बराबर आइटा कापा। कापा के साथ वर्क करने का एडवांटेज क्या है, कापा एक पॉजिटिव क्वांटिटी का स्क्वायर रूट है, तो कापा क्या है, रियल, ओके। तो रियल क्वांटिटीज़ के साथ वर्क करने में थोड़ा ईज रहती है। अदरवाइज आप प्योरली k आउट के साथ भी वर्क करना चाहें तो कर सकते हैं, ओके। दिस तो आउटसाइड रीजन की रेडियल इक्वेशन भी मैंने पूरी नहीं लिखी, लेकिन ऐसी 1/r² d/dr ऑफ r² dr/dr प्लस k आउट, मैंने पूरा आउट नहीं लिखा, k आउट स्क्वायर, ठीक है, माइनस LL + 1/r²। दिस इक्वेशन की फॉर्म दोनों जगह एक ही है, एक जगह k इन, जिसको मैंने सिंपली k लिखा है, वो है 2me/h², और k आउट का स्क्वायर ये है। दोनों इक्वेशन यही है। इनफैक्ट ये दोनों इक्वेशन, दोनों रीजन की इक्वेशन जो हैं, दोनों रीजन में पोटेंशियल बाय इटसेल्फ कांस्टेंट है। आप केवल इनसाइड वाले इक्वेशन को अभी देखिए, इनसाइड रीजन में पोटेंशियल सब जगह जीरो है, कांस्टेंट है। और जब हमने ये डिस्कस कर चुके हैं, अगर पोटेंशियल किसी रीजन में कांस्टेंट होता है तो रेडियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो स्फेरिकल बेसल्स फैमिली में से कौन होता है, कोई फंक्शन होता है। स्फेरिकल बेसल्स फैमिली में से हम पहले इन दो फंक्शंस को टटोलते हैं कि क्या ये सॉल्यूशन हो सकते हैं। स्फेरिकल बेसल फंक्शन, स्फेरिकल न्यूमा फंक्शन ऑफ ऑर्डर एल, एल की वैल्यू के हिसाब से कौन सा वाला बेसल्स फंक्शन आपको लेना है, ऑर्डर एल वाला, ये वाला या ये वाला। हैंकेल्स फंक्शन की मैं अभी बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अगर ये दोनों सॉल्यूशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाएंगे तब इनके लीनियर कॉम्बिनेशन हैंकेल्स फंक्शन होते हैं, तब हैंकेल फंक्शन की बात आएगी। तो स्टार्ट इससे करते हैं, क्या ये दोनों पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। लेट्स स्टार्ट विद दैट इन द इनसाइड रीजन। अब ये डिस्कशन हमारा फ्री पार्टिकल में भी आया था। इनसाइड रीजन मतलब इनसाइड रीजन हमारा 0 से लेकर a तक है। r = 0 ओरिजिन वाला पॉइंट भी इनसाइड वाले रीजन में आता है। इसका मतलब इनसाइड वाले सॉल्यूशन जो कि इनमें, इसमें या इसमें से कोई एक या दोनों भी हो सकता है, उसको ओरिजिन पे भी वेल बिहेव्ड होना पड़ेगा, ओके। मैथमेटिकली तो ये दो सॉल्यूशन मिल गए रेडियल वेव फंक्शन इनसाइड रीजन में, इधर दिस और दिस या इनका कॉम्बिनेशन। लेकिन कल के डिस्कशन को याद करो जो मैंने आपको एसिम्प्टोटिक फॉर्म भी बताई थी और ग्राफिकली भी हमने देखा था। जे तो ओरिजिन पे वेल बिहेव्ड होते हैं बेसल्स फंक्शन, लेकिन स्फेरिकल न्यूमा फंक्शन ओरिजिन पे वेल बिहेव्ड नहीं होते हैं। वो हमने यहाँ भी देखा था और मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में भी हमने देखा था। एक के बिहेवियर में ρ⁴L/2l+1 डबल फैक्टोरियल आता है, JL रो के उसमें स्फेरिकल बेसल में, और स्फेरिकल न्यूमा में -2l - 1 डबल फैक्टोरियल ओवर ρ⁴L+1। रो का फैक्टर अगर 0 बनेगा ये डाइवर्जेंट है, नॉट वेल बिहेव्ड। ग्राफ से भी समझ आ रहा है, एक्सप्रेशन से भी समझ आ रहा है। मैथमेटिकली आपको दो सॉल्यूशन मिले, बट अब आपको इसमें से एक सॉल्यूशन को डिस्कार्ड करना पड़ेगा, किसको, NL को। और अगर केवल ये सॉल्यूशन है तो हैंकेल्स फंक्शन तो बन ही नहीं सकते हैं, ना फर्स्ट काइंड का ना सेकंड काइंड का। तो सिंपली क्योंकि इनसाइड रीजन में ओरिजिन वाला पॉइंट भी है r = 0 और वहाँ पे केवल JL KR इज़ वेल बिहेव्ड एट दैट पॉइंट एट द ओरिजिन,
ये मैंने बिहेवियर लिख रखा है, जेएल का बिहेवियर ऐसा होता है, एनएल का भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इनसाइड रीजन का सॉल्यूशन सीधे सीधे ये आ गया। जो हमने वो जनरल सॉल्यूशन किया था एक बार ये शो करके कि पोटेंशियल जब कांस्टेंट होता है तो रेडियल इक्वेशन का सॉल्यूशन स्फेरिकल बेसल्स फंक्शन होता है, उस रिजल्ट को मैं सीधे अब यूज़ कर रहा हूँ। ये दो चॉइस मिली, इनमें से बाउंड्री कंडीशन के कारण इस समय ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो सॉल्यूशन क्या हो गया, सिंपली जे एल के आर अपार्ट फ्रॉम सम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया आपका इनसाइड रीजन का रेडियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। डन। आउटसाइड रीजन में चलें। आउटसाइड रीजन की इक्वेशन भी ऑलमोस्ट वैसी ही है, के इनकी जगह के आउट है, के आउट इमेजिनरी है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इक्वेशन की फॉर्म सिमिलर है। तो अगेन आउटसाइड रीजन लेकर हम कहाँ से कहाँ तक है, ए से लेकर इन्फिनिटी तक, ए से लेकर इन्फिनिटी तक। अगेन रीजन इज फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी, आउटसाइड वाला। ओरिजिन इस समय इन्वॉल्व नहीं है, ओरिजिन तो इनसाइड वाले रीजन में रह गया। तो फिर से मैथमेटिकली आप कहेंगे अच्छा इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होंगे, या तो जे एल होंगे या एन एल, या स्फेरिकल बेसल या स्फेरिकल न्यूमा फंक्शन। और लार्ज डिस्टेंस पे, अब मैं लार्ज डिस्टेंस की बात को क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हम ए या उससे आगे के पॉइंट्स पे बिहेवियर देखेंगे केवल फंक्शन का। आउटसाइड वाला सॉल्यूशन केवल यहाँ ठीक बिहेव्ड होना चाहिए, अंदर से उसका कोई सेंस नहीं है, अंदर से मतलब ओरिजिन पे कोई सेंस नहीं है। तो लार्ज डिस्टेंस पे, लार्ज आर या लार्ज रो पे जो है जे एल और एन एल दोनों वेल बिहेव्ड होते हैं। इन दोनों का एसिम्प्टोटिक बिहेवियर मैंने यहाँ दिखा रखा है। जे एल बेसिकली साइन रो माइनस एल पाई बाई टू 1/रो, और एन एल रो माइनस कॉस रो माइनस एल पाई बाई टू विद 1/रो। मैंने आपको कहा था ये बेसिकली साइन और कॉस की तरह बिहेव करते हैं, जो आगे जाते जाते डैम्प होते हैं। 1/रो का फैक्टर उनके एम्पलीट्यूड को धीरे धीरे कम हो रहा है, तो डैम्प होते होते जब रो इन्फिनिटी हो जाएगा तो साइन और कॉस की तो मैक्सिमम वैल्यू +-1 से ऊपर जाती नहीं है, तो 1/रो का फैक्टर, रो बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगी ओरिजिन से, ए से आगे आप जितना आगे जाएंगे ये फंक्शन तो डिके करते जाएंगे। दोनों ही वेल बिहेव्ड हैं, इसका मतलब बोथ ऑफ देम गो टू जीरो एज रोड्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये जिस रीजन में आप सॉल्यूशन की डिमांड इस समय कर रहे हैं ए और वहाँ से आगे इन्फिनिटी तक, उस पूरे रीजन में ये फंक्शन वेल बिहेव्ड हैं। इसका मतलब आउटसाइड रीजन में ये भी सॉल्यूशन में आएगा और ये भी आएगा। इनसाइड रीजन से कंपेयर कीजिए, इनसाइड रीजन में भी मैथमेटिकली ये दोनों सॉल्यूशन अलाउड थे, पर बाद में हमको इस वाले को ड्रॉप करना पड़ा। ओके दिस, सो ये अब मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया है। तो देखो यहाँ पे सीधे क्या रिजल्ट हमने बोरो किया, इनसाइड और आउटसाइड रीजन में सेपरेटली दोनों जगह पोटेंशियल अब कांस्टेंट था, तो सॉल्यूशन या तो जेएल या एनएल। इनसाइड रीजन में से केवल जेएल ने आपका काम किया, ये मैंने फिर से यहाँ पे लिख दिया, आर इनसाइड एल, इंडेक्स मैंने ऊपर नीचे लिख दिया, इन मुझे ऊपर लिखना चाहिए था, एल नीचे लिखना चाहिए था। ओके दिस, इनसाइड रीजन में जेएल के आर स्फेरिकल बेसल फंक्शन, और आउटसाइड रीजन में सॉल्यूशन जेएल और एनएल दोनों हो सकते हैं, तो ये और ये दोनों हो सकते हैं। और मैंने यहाँ पे के आउट को सिंप्लिसिटी के लिए के डैश लिख दिया है, ठीक है। इनसाइड वाले को के इन ना लिख के के ही लिख रहा हूँ मैं, आउटसाइड वाले को मैंने लिखा था के आउट को भी यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए के डैश। तो जे एल जो होता है वो के आर का फंक्शन होता है, यहाँ के की वैल्यू के और यहाँ के की वैल्यू के डैश। ओके, तो अगर ये दोनों सॉल्यूशंस अलाउड हैं तो फिर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी सॉल्यूशन होगा। और इनके जो दो लीनियर कॉम्बिनेशन जिनकी हम बात करते हैं वो होते हैं स्फेरिकल्स हैंकेल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड और स्फेरिकल हैंकेल्स फंक्शन ऑफ द सेकंड काइंड, जो दिस प्लस आइटा टाइम्स दिस फर्स्ट वाला और दिस माइनस आइटा टाइम्स दिस वाला। तो अब चेक करते हैं क्या ये दोनों लीनियर कॉम्बिनेशन सॉल्यूशन हो सकते हैं। ये दोनों इंडिपेंडेंटली सॉल्यूशन हो सकते हैं, दोनों इन्फिनिटी पे वेल बिहेव्ड हैं, दैट्स ओके। लेकिन क्या इनके जो ये कॉम्बिनेशन बना रहे हैं क्या ये दोनों भी ओरिजिन पे वेल बिहेव्ड हैं, वो कैसे चेक करेंगे। अब आपको इनका एसिम्प्टोटिक बिहेवियर चेक करना पड़ेगा, इन्फिनिटी पे जाते आते इनका क्या हाल हो रहा है। और इनका एसिम्प्टोटिक बिहेवियर भी मैंने आपको नोट कराया था, इफ़ यू विल रिमेंबर इन द लास्ट लेक्चर। ये इसी पर्पज़ के लिए किया था, स्पेसिफिकली इसी पर्पज़ के लिए था। लार्ज H01 का जो बिहेवियर है माइनस आइटा कांस्टेंट है, e⁻⁰x/x, x की जगह हमारे पास इस समय के आर है, और के भी आउटसाइड रीजन वाला है, के आउट या के डैश जिसे लिख रहे हैं, तो आइटा के डैश आर ओवर के डैश आर, ठीक है। तो ये हैंकेल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड का बिहेवियर है। और सेकंड काइंड में एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो रहा है। ओवरऑल ये वाला साइन भी चेंज हो रहा है, पर वो हमारा कांस्टेंट में चले जाएगा। ये वाला साइन का चेंज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। H1 में e⁻⁰ के डैश आर आएगा, और सेकंड काइंड के हैंकेल्स फंक्शन में e⁻⁻ के डैश आर। तो वो अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ, हैंकेल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड का लार्ज आर पे बिहेवियर कुछ इस तरीके का होगा। कॉन्स्टेंट्स को मैंने ड्रॉप कर दिया है, उनका कोई रोल नहीं है इस बिहेवियर में। लेकिन के डैश आप ध्यान कीजिए, के डैश मतलब के आउट हमने अभी कहा, के आउट तो अपने आप में इमेजिनरी है,
आइटा टाइम्स कापा टाइप का है। कापा अपने आप में रियल क्वांटिटी है, रियल पॉजिटिव क्वांटिटी है। कापा हमने ये डिफाइन कर रखा है, अगर आप इस क्वांटिटी का पॉजिटिव स्क्वायर रूट लें वो है कापा। तो आइटा कापा, कापा तो रियल क्वांटिटी पॉजिटिव, लेकिन एक एक्स्ट्रा आइटा जैसे जब मल्टीप्लाई होता है तब आपका के आउट या के डैश बनता है। के आउट और के डैश में एक ही चीज़ का नाम कह रहा हूँ, ओके। लिखने में सिंप्लिसिटी है के डैश, इसलिए आगे मैंने इसे के डैश लिखा है। ये के डैश अपने आप में इमेजिनरी है, तो ये अगर आप ध्यान रखें तो इस बिहेवियर में के डैश की जगह आप आइटा टाइम्स कापा रख दें तो ई टू द पावर माइनस कापा आर हो गया। दो आइटा के फैक्टर मिलके -1 और डिनोमिनेटर में भी एक आइटा कापा। अगेन इस आइटा का कोई ज़्यादा रोल नहीं है। ये फंक्शन जो है जैसे जैसे आर बढ़ेगा आप आउटर रीजन में और दूर जा रहे हैं, ए से दूर 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 और दूर इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फैक्टर है। 1/r भी अपने आप में डिकेइंग है और ई टू द पावर माइनस कापा आर भी डिकेइंग है। तो इन्फिनिटी पे जाते आते ये फंक्शन डिके होकर 0 हो जाएगा। वही हमें चाहिए होता है। जो हमारी वेव फंक्शन पे जनरल कंडीशंस होती हैं उसके हिसाब से इन्फिनिटी पे जाके वेव फंक्शन मस्ट वैनिश, प्रोबेबिलिटी कंजर्वेशन और उन सारे रीजंस के कारण, नॉर्मलाइजेशन कंस्ट्रेंट्स के कारण, तो ये डिकेज टू 0। तो हैंकेल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड जो है उसका बिहेवियर आउटसाइड रीजन में गुड है, वेल बिहेव्ड है वो, तो ये मेरा सॉल्यूशन में आ सकता है। अब अगर आप हैंकेल्स फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड को चेक करें, बाकी आपको कांस्टेंट्स वगैरह चेक करने की जरूरत नहीं है, केवल ये ध्यान रखें उसमें ये एक्सपोनेंट के साथ एक माइनस साइन पहले से है। तो ओवरऑल जब आप के डैश की जगह आइटा कापा रखेंगे तो साइन बन जाएगा प्लस। 1/r का फैक्टर अभी भी है, आइटा और के कांस्टेंट हैं, कापा कांस्टेंट हैं, ई टू द पावर प्लस के r/r। 1/r तो फंक्शन को अभी भी डिके करने की कोशिश करेगा, पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसे ग्रो करा रहा है। जैसे जैसे r बढ़ेगा ये एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग फंक्शन है और इसकी ग्रोथ को सरपास करती है। 1/r कहीं भी एप्सिलॉन ई टू द पावर कापा आर के मुकाबले कहीं स्टैंड नहीं करता है। तो इस फंक्शन को अगर आप प्लॉट करें, ये इन्फिनिटी पे जाते आते ये वाला फंक्शन तो लुक समथिंग लाइक दिस, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग, जबकि ये वाला फंक्शन एक्सपोनेंशियली ग्रो करके इन्फिनिटी बन रहा है। इन्फिनिटी बनना मतलब डाइवर्जेंट। इस तरह के वेव फंक्शंस को हम कई बार रिजेक्ट कर चुके हैं, ये प्रॉपर बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। कौन नहीं कर रहा है? हैंकेल्स फंक्शन ऑफ द सेकंड काइंड, सो ड्रॉप इट। आउटसाइड रीजन में दोनों सॉल्यूशन परमिसिबल थे, लेकिन जब इनका कॉम्बिनेशन पिक करने की बात आती है, केवल हैंकेल्स फंक्शन ऑफ द फर्स्ट काइंड जो है वो अप्रोप्रिएट बाउंड्री बिहेवियर शो करता है, हैंकेल्स फंक्शन ऑफ द सेकंड काइंड अप्रोप्रिएट बाउंड्री बिहेवियर शो नहीं कर रहा है। इसलिए हम कहेंगे आउटसाइड रीजन में जो हमारा सॉल्यूशन है आर आउटसाइड फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल आर दी हैंकेल्स स्फेरिकल हैंकेल्स फंक्शन ऑफ दी फर्स्ट काइंड। हो सकता है मैंने बार बार बीच में स्फेरिकल शब्द ना इस्तेमाल किया हो। यहाँ पे हमेशा जब भी हम कोई भी बेसल फंक्शन कहते हैं, बेसल, न्यूमा, हैंकेल फर्स्ट, हैंकेल सेकंड, उसका मतलब है स्फेरिकल काइंड का, ओके। स्फेरिकल बेसल, स्फेरिकल न्यूमा, स्फेरिकल हैंकेल फर्स्ट, स्फेरिकल हैंकेल सेकंड, ओके, बी केयरफुल अबाउट दैट। तो कुल मिला के इस एनालिसिस ने मुझे ये बता दिया सिंपली, ये तो मुझे पहले से ही पता था, पोटेंशियल कांस्टेंट है, सॉल्यूशन ये या इनके कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, लेकिन बाउंड्री कंडीशन जब चेक की तो पता लगा काम का हमारा जो है सॉल्यूशन वो केवल हैंकेल्स फंक्शन ऑफ द स्फेरिकल हैंकेल्स फंक्शन ऑफ द फर्स्ट काइंड है। तो बस मैंने सॉल्यूशन लिख दिया, आउटसाइड रीजन का रेडियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हैंकेल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड फॉर सम गिवन वैल्यू ऑफ एल, और उसका आर्ग्यूमेंट क्या है? के डैश आर, ओके, के डैश आर और विद सम कांस्टेंट बी। अगर आप यहाँ पे थोड़ा केयरफुली वर्क करें तो आप इस आर्ग्यूमेंट को कापा आर भी लिख सकते हैं, बट के डैश और कापा के बीच एक आइटा का वो आता है, तो बी केयरफुल अबाउट इट। बट दिस आप इसे वन डायमेंशनल पोटेंशियल में से कंपेयर करें, वहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रीजन्स की हमने बात की थी, इनसाइड और आउटसाइड के वहाँ 2 रीजन होते हैं, और इनसाइड रीजन का सॉल्यूशन तो साइन या कॉस की तरह होता है, और आउटसाइड रीजन का सॉल्यूशन एक्सपोनेंशियली डिकेइंग होता है, ठीक है। एक तरफ तो ई टू द पावर माइनस कापा आर ही बनता है, एक तरफ ई टू द पावर प्लस कापा आर बनता है, पर ई टू द पावर प्लस कापा आर भी वहाँ पे डिकेइंग होता है, क्योंकि इस रीजन में आर की वैल्यू, या वहाँ पे आर की जगह एक्स था, सॉरी, क्योंकि इस रीजन में एक्स की वैल्यू अपने आप नेगेटिव है। तो आउटसाइड द वेल एक्सपोनेंशियली डिकेइंग सॉल्यूशन और इनसाइड द वेल साइन कॉस, लगभग वैसा ही बिहेवियर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैंने आपको बताया था बेसल्स फंक्शन जो है, बेसिल और न्यूमा, ये बेसिकली साइन और कॉस होते हैं, और हैंकेल्स फंक्शन यही देख लो आप यहाँ पे, हैंकेल्स फंक्शन का इन्फिनिटी पे बिहेवियर कैसा है? एक्सपोनेंशियली डिकेइंग तो है। तो ये कुछ वैसी, अगर मैं यहीं से पिक्चर बनाना शुरू करूँ तो ये कुछ वैसी पिक्चर इमर्ज हो रही है, इनसाइड द वेल साइन या कॉस या उनका कोई मिक्सचर, और बाहर जाते आते एक्सपोनेंशियली डिकेइंग। तो वन डायमेंशनल से और चीज़ें भी मैच कर रही हैं, ओके। लेकिन अभी भी हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ। अभी तक मैंने केवल ये निकाला है कि ये रहा इनसाइड रीजन का रेडियल का सॉल्यूशन, ये रहा आउटसाइड का रीजन का सॉल्यूशन, ठीक है। हमें सॉल्यूशन को मैच भी करना पड़ता है बाउंड्री पे आके। जो बाउंड्री का मतलब क्या है? आर इक्वल टू ए पे हमारे वेल की बाउंड्री है, ये वेल की बाउंड्री है। आपने इनसाइड का सॉल्यूशन निकाला और आउटसाइड का सॉल्यूशन निकाला,
इस पॉइंट पे दोनों को मैच करना चाहिए, और केवल सॉल्यूशंस को मैच नहीं करना चाहिए, उनके फर्स्ट डेरिवेटिव को भी। वेव फंक्शन पे जो कंडीशन होती है, साई मस्ट मैच एट द बाउंड्री एंड साई डैश मस्ट ऑल्सो मैच एट द बाउंड्री, तो उन कंडीशंस को यूज़ करें। तो इनसाइड वाला सॉल्यूशन फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल एट आर इक्वल टू ए मस्ट बी इक्वल टू आउटसाइड वाला सॉल्यूशन फॉर द सेम वैल्यू ऑफ एल एट आर इक्वल टू ए। बाउंड्री पॉइंट आर इक्वल टू ए है, इनसाइड और आउटसाइड सॉल्यूशन ठीक आर इक्वल टू ए पे मैच होने चाहिए, और केवल आर नहीं, उनके डेरिवेटिव्स भी। आर डैश इनसाइड वाले का फॉर सम वैल्यू एल मस्ट मैच विद आर डैश आउटसाइड वाला फॉर द सेम वैल्यू ऑफ एल एट आर इक्वल टू ए। आर डैश का मतलब है डी आर बाई डी आर, इस समय डिफरेंशिएशन आर कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में है, ठीक है, स्मॉल आर कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में, रेडियल कोऑर्डिनेट के लिए। इनफाइनाइट वेल अगर हमारा होता, आप लोग वन डायमेंशनल केस में ध्यान करें, वन डायमेंशनल केस में जब हमने इनफाइनाइट वेल लिया था तो वहाँ डेरिवेटिव मैचिंग कंडीशन नहीं आती है। इनफैक्ट ये हमने वहाँ पे जनरली बता रखा है आपको। नॉर्मली तो आप वेव फंक्शन और उसके डेरिवेटिव दोनों को बाउंड्री पे मैच करते हैं, लेकिन जब पोटेंशियल में इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होती है तो डेरिवेटिव के मैचिंग की कंडीशन हम एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं। वैसा ही चीज़ यहाँ पे है, मैं यहाँ पे केवल फाइनाइट वेल को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। अगर मैं इनफाइनाइट वेल को डिस्क्राइब कर रहा होता तो दो चीज़ें होती, एक तो मुझे ये वाली कंडीशन लेने की ज़रूरत ही नहीं थी, और दूसरा आउटसाइड रीजन का वेव फंक्शन उस केस में जीरो होता। अगर पोटेंशियल की वेल की आपकी डेप्थ इस समय भी इन्फिनिटी हो जाए, वन डायमेंशनल केस में भी आप ध्यान कीजिए, जब वेल की डेप्थ इन्फिनिटी हो जाती है तो आउटसाइड वाले सॉल्यूशन इतनी तेज़ी से डिके करते हैं कि बाहर, वेल के बाहर आते ही वो जीरो हो जाते हैं। ओके, तो आपके उस समय सॉल्यूशन आपके ऐसे बनते हैं, लेट मी शो यू इन दिस फिगर। इनफाइनाइट वेल के केस में आपके सॉल्यूशंस बाउंड्री पे आके ही जीरो हो जाते हैं, और बाउंड्री के बाहर तो वो फिर जीरो ही रहते हैं। बेसिकली सॉल्यूशन यही वाला है, लेकिन वेल की डेप्थ जब बढ़ी तो डिके इतना फास्ट हो गया कि वेल के बाहर, वेल से थोड़ा बाहर निकलते ही वो जीरो हो चुका है। इनफैक्ट वेल की बाउंड्री पे ही वो जीरो हो चुका है, ऐसा कहना चाहिए। ओके, वही चीज़ यहाँ पे मिलेगी, आउटसाइड वाला सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, जीरो। तो उस समय आप केवल ये वाली कंडीशन इस्तेमाल करेंगे, और इस कंडीशन को इस्तेमाल करने का मतलब उस समय क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी जीरो, और लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ क्या होगी, लेफ्ट हैंड वाला का सॉल्यूशन ये है ए जे एल के आर, लेकिन ये आर की वैल्यू ए पे निकालना है, तो ए जे एल के ए मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ए जे एल के ए इज इक्वल टू जीरो। ओके, ये जो है ए तो जीरो हो नहीं सकता, जे एल के, बेसिकली यहां से जो के की आपको वैल्यू मिलेगी वो कैसे मिल रही है, आप स्फेरिकल बेसल्स फंक्शन के जीरोज ढूंढ रहे हैं, किस किस पॉइंट पे स्फेरिकल बेसल्स फंक्शन जीरो होता है। ओके, आप लोगों में से जिन्होंने वाइब्रेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स किया है वहाँ पे ये फीचर आपने देखा होगा, बेसल्स फंक्शन के या स्फेरिकल बेसल्स फंक्शन के जीरो वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, इनफैक्ट स्फेरिकल बेसल्स फंक्शन के अब तो आपके पास न्यूमेरिकल सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको सारे जीरो जनरेट करके दे सकते हैं, पर इन द अर्लियर डेज लोग इनकी टेबल मेंटेन करके रखते थे, क्योंकि द जीरोज ऑफ दीज फंक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनफाइनाइट वेल के केस में सॉल्यूशन आपका कहीं ज़्यादा आसान हो जाएगा, केवल आपको ये कंडीशन मैच करनी है फर्स्ट वाली, जो इसके बराबर है लेफ्ट हैंड साइड, और आर की जगह ए रख दो और राइट हैंड साइड में जीरो, तो उससे आप के की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं इनफाइनाइट वेल का और डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, मैं फाइनाइट वेल का ही करूँगा। तो आपने अभी फंक्शन और डेरिवेटिव को मैच कराना है, रेडियल वाले वेव फंक्शन को इनसाइड और आउटसाइड, और ये मैचिंग भी आपको एल की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग करनी पड़ेगी। इनसाइड का सॉल्यूशन भी एल की वैल्यू पे डिपेंड करता है, J0 अलग होता है, J1 अलग होता है, J2 अलग होता है एल की वैल्यू के हिसाब से, और आउटसाइड वाला सॉल्यूशन भी हैंकेल्स फर्स्ट है, लेकिन एल की वैल्यू के हिसाब से ये भी अलग अलग होता है। तो एल की जिस पर्टिकुलर वैल्यू की आप बात कर रहे हैं, आपका वो पार्टिकल जिस एंगुलर मोमेंटम स्टेट में है, उस सॉल्यूशन को आप बाउंड्री पे दोनों तरफ से मैच करें। ओके, तो हम सिंपलेस्ट केस इसका करेंगे, बाकी केस और ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, पर प्रिंसिपल यही रहेगा, हम केस टू केस बेसिस पे एल वैल्यू के हिसाब से इस सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन और इनके डेरिवेटिव्स को मैच करेंगे। ओके, मैं एल इक्वल टू जीरो केस की बात करता हूँ, एल इक्वल टू जीरो जिसे हम एस स्टेट कहते हैं। तो अगर मैं एस स्टेट की बात कर रहा हूँ तो उस समय इनसाइड वाला सॉल्यूशन कितना बन जाएगा, ए जे जीरो के आर, और आउटसाइड वाला बी हैंकेल्स फंक्शन फर्स्ट काइंड जीरो के डैश आर। तो उस समय के दो सॉल्यूशन ये रहे, आर इनसाइड फॉर एल इक्वल टू जीरो इज ए जे जीरो के आर, और आर आउटसाइड फॉर एल इक्वल टू जीरो इज बी हैंकेल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड फॉर एल इक्वल टू जीरो, के की जगह यहाँ के डैश है, के आउट को मैंने के डैश लिखा है, के डैश आर। ओके, J0 के आर का एक्सप्रेशन जो मैंने आपको टेबल में कहा था, एक आध वैल्यू आप मेमोराइज कर लें। J0 रो होता है साइन रो अपॉन रो, रो की जगह है के आर, साइन के आर अपॉन के आर। इनसाइड का सॉल्यूशन आपका ये है, और आउटसाइड का सॉल्यूशन हैंकेल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड का भी मैंने आपको एल इक्वल टू जीरो के लिए उसकी वैल्यू बता रखी है, उसको आप पुट करें तो e टू द पावर आइटा के डैश आर ओवर के डैश आर। के डैश को अब रियल क्वांटिटी से रिप्लेस कर देते हैं। के डैश मैंने आपको फिर रिमाइंड करा दूं, के डैश हमारा है इमेजिनरी,
तो हमने फिर ऐसा डिफाइन किया था के डैश बराबर आइटा कापा। कापा एक रियल पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसके टर्म में वर्क करना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इनफैक्ट ये कापा की डेफिनेशन वही है एग्जैक्टली जो हमारी वन डायमेंशनल केस में आती है। ओके, 2m/h क्रॉस स्क्वायर v0 माइनस ई का स्क्वायर रूट। ओके, लेकिन ये तो अगर मैं ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो ये बनता है इतना, आइटा के साथ एक आइटा और आया माइनस ऑन दिस। यहाँ जो एक्स्ट्रा आइटा आया उसे मैंने कांस्टेंट बी में एब्जॉर्ब करके उस कांस्टेंट का नाम बी डैश कर दिया। वैसे मुझे इस कांस्टेंट का नाम भी चेंज करने की जरूरत नहीं थी, नॉर्मली हम फिजिक्स और मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करते हैं, अगर हमने कांस्टेंट में कोई और चीज़ें एब्जॉर्ब भी की तो फिर भी वो एक कांस्टेंट है जिसको हमने अभी तक डिटर्मिन भी नहीं किया है, तो उसको मैं चाहे तो बी भी रहने दे सकता था, बट क्लैरिटी के लिए मैंने कर दिया। तो L इक्वल टू 0 पर्टिकुलर केस में अगर आप देखें, एस स्टेट के लिए अगर आप बात कर रहे हैं तो इनसाइड का सॉल्यूशन ये है बेसिकली। फिर से देखिए, साइन और अपॉन आर का फैक्टर उसे डिके करने के लिए मौजूद है, और आउटसाइड का सॉल्यूशन एक्सपोनेंशियली डिकेइंग सॉल्यूशन, और अगेन आर का फैक्टर उसे और डिके करेगा। वन डायमेंशनल वेल में अगर आप ये अपॉन के आर के फैक्टर छोड़ दें तो आपको लगभग इसी टाइप का बिहेवियर तो मिलता है, इनसाइड द वेल साइन या कॉस और आउटसाइड एक्सपोनेंशियल डिकेइंग। तो वही फीचर्स कुछ हद तक मैच हो रहे हैं। ओके, और इस केस में मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा। हमने नॉर्मली रेडियल इक्वेशन को कांस्टेंट पोटेंशियल के लिए उसको स्फेरिकल बेसल्स इक्वेशन की तरह कास्ट करके हम शो कर रहे हैं, लेकिन अगर L बराबर 0 है तो आप सीधे रेडियल इक्वेशन में L इक्वल टू 0 रखिए, और उसके बाद R इक्वेशन से बनाइए U इक्वेशन। U वेरिएबल हम सब्स्टिट्यूट करते हैं कैपिटल R की जगह, वो सब्स्टिट्यूशन आप करें तो आप सीधे सीधे देखेंगे आपकी जो U इक्वेशन है वो हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन बनेगी, और हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होते हैं, इनसाइड रीजन में आपका साइन के आर बनेगा और आउटसाइड रीजन में e माइनस का पार। ये u नहीं है, ये कैपिटल आर है, कैपिटल आर और u का रिलेशन यही होता है u अपॉन आर। तो आपने सॉल्यूशन निकाला साइन के आर इनसाइड वाले का, उसको r से डिवाइड करो तो ये वाला फैक्टर बन गया। k को आप कांस्टेंट में एब्जॉर्ब कर सकते हैं, k एक कांस्टेंट है। ऐसे ही आउटसाइड रीजन का u का सॉल्यूशन बनेगा e माइनस का पार, और उसको r से डिवाइड करके रेडियल फंक्शन बनेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में आप चाहे तो बिना बेसल्स फंक्शन के भी अपने सॉल्यूशन निकाल सकते थे, पर ये L इक्वल टू 1 या 2 या 3 के साथ ये वाली ट्रिक काम नहीं करती है, इसलिए हमने इस मेथड से सॉल्यूशन डिस्क्राइब नहीं किया। ये थोड़ा इजी पड़ेगा, पर ये केवल L इक्वल टू 0 केस में वर्क करेगा। बाकी केसेस के लिए यही जनरल सॉल्यूशन है, स्फेरिकल बेसल्स फंक्शन, स्फेरिकल्स हैंकेल्स फंक्शन ऑफ द फर्स्ट काइंड। अब आप सॉल्यूशन को मैच कैसे करते हैं, मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक और बता दूँ, ये हमने पीछे कहीं यूज़ नहीं की, वैसे हम और जगह भी इसे यूज़ कर सकते थे। माना इनसाइड सॉल्यूशन का नाम P है, या किसी भी बाउंड्री पॉइंट पे एक तरफ के सॉल्यूशन का नाम P है और दूसरी तरफ के सॉल्यूशन का नाम है Q, तो बाउंड्री पे आप क्या करते हैं, P को मैच करते हैं Q से, और ऐसे ही P डैश P के डेरिवेटिव को मैच करते हैं Q के डेरिवेटिव से। अगर आप इस सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करें तो बेसिकली P डैश अपॉन P इज इक्वल टू Q डैश अपॉन Q होना चाहिए एट द बाउंड्री पॉइंट। माना बाउंड्री पॉइंट A पे है तो ये अगर इसके बराबर होना चाहिए बाउंड्री पे, और ये इसके बराबर, तो डिवाइड करके भी क्वांटिटीज़ बराबर होनी चाहिए, मतलब P डैश अपॉन P एट A मस्ट बी इक्वल टू Q डैश अपॉन Q एट A। और P डैश अपॉन P आप लिख सकते हैं लॉग नेचुरल P का डैश। अगर आप लॉग नेचुरल P का डेरिवेटिव लें तो कितना बनेगा, लॉग नेचुरल P का डेरिवेटिव पहले 1 अपॉन P, और खुद फिर P का डिफ्रेंशिएशन आएगा P डैश। ये लॉग नेचुरल P का डेरिवेटिव है किस पॉइंट पे, A पे। और इसी तरह से राइट हैंड साइड की चीज़ है लॉग नेचुरल ऑफ Q का डेरिवेटिव एट पॉइंट A। ये जो दो कंडीशंस हम अलग अलग एम्प्लॉय करते हैं किसी भी पॉइंट पे कि वेव फंक्शन को और उसके डेरिवेटिव को मैच करना है, इन दोनों कंडीशंस को आप एक ही कंडीशन में ला सकते हैं। यहाँ पे डिवाइड करके दोनों कंडीशंस को आप एक ही में समाहित कर चुके हैं, वो कंडीशन ये है। इस मैचिंग कंडीशन को हम कहते हैं लॉगरिथमिक डेरिवेटिव को मैच करना। आप ना P को मैच कर रहे हैं ना P डैश को मैच कर रहे हैं अलग अलग, आप सीधे लॉग नेचुरल P के डेरिवेटिव को लॉग नेचुरल Q के डेरिवेटिव से मैच कर रहे हैं एट दी बाउंड्री पॉइंट। तो इस कंडीशन को, इसमें ये दोनों कंडीशंस एक साथ आ जाती हैं, इसे हम कहते हैं लॉगरिथमिक डेरिवेटिव मैचिंग कंडीशन। तो ये अब हमारे काम को नॉर्मली भी आसान बनाती है, और इस केस में तो एक काम को बहुत आसान बना देगी, इसलिए मैं इस मेथड से वर्क करूँगा। मैं इसको इससे मैच और इसके डेरिवेटिव को इसके डेरिवेटिव से मैच करने के बजाय सीधे इसका लॉग लूँगा, इसका लॉग लूँगा, उनके डेरिवेटिव लूँगा, उनको मैच करूँगा एट दी बाउंड्री पॉइंट। तो लेट मी डू दैट ऑन द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे शोन है ये, मैं ये मैचिंग करूँगा। इनसाइड वाला सॉल्यूशन फॉर L इक्वल टू 0 उसका लॉग लिया और फिर उसका डेरिवेटिव, और बाद में R की जगह A रख देंगे बाउंड्री पॉइंट, और ऐसे ही आउटसाइड वाला सॉल्यूशन उसका लॉग लेंगे, उसका डेरिवेटिव एट R इक्वल टू, इनको मैच करें। ओके, इनफैक्ट ये बहुत ईजी मैथमेटिक्स बनेगी आपकी। R इनसाइड आप चेक कीजिए, R इनसाइड कितना है इस समय, A साइन के आर अपॉन के आर। आपने उसका लॉग लेना है, तो अगर आप लॉग लेंगे तो लॉग A,
प्लस लॉग साइन के आर माइनस लॉग के आर इनसाइड था ए इंटू साइन के आर अपॉन के आर। तो जब आपने लॉग लिया तो तीन अलग अलग टर्म्स जिनके बीच केवल प्लस या माइनस है। ऐसे ही आउटसाइड वाला सॉल्यूशन एल इक्वल टू जीरो के लिए आपका ये है सम कांस्टेंट ई टू द पावर माइनस कापा आर ओवर कापा आर। तो यहाँ भी लॉग लेने पे तीन टर्म बनेंगे, एक लॉग ऑफ बी डैश, एक लॉग ऑफ ई टू द पावर माइनस कापा आर और एक माइनस लॉग ऑफ कापा आर। ये रहे वो तीन टर्म्स। आप इसे बी लिखो बी डैश लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इस टर्म को मैं चाहे तो सीधे एक्सपोनेंशियल लिया और फिर लॉग ले लिया, मैं चाहे तो सीधे माइनस का पार लिख सकता था, पर मैंने क्लैरिटी के लिए यहाँ पे जानबूझ के ऐसे लिखा जो तीन टर्म्स हमारे आउटसाइड सॉल्यूशन के आए थे तीनों का इंडिविजुअल लॉग हो जाएगा। यहाँ तीन का इंडिविजुअल लॉग, तीन का इंडिविजुअल लॉग। लेकिन आपने लॉग्स को मैच नहीं करना है, लॉग के डेरिवेटिव को मैच करना है। तीन अलग अलग टर्म्स का सम है उसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव अलग लो, इसका डेरिवेटिव अलग लो, इसका डेरिवेटिव अलग लो। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, ए कांस्टेंट है तो लॉग ए भी कांस्टेंट जीरो। लॉग नेचुरल साइन के आर, इसका डिफ्रेंशिएशन करो, लॉग का डिफ्रेंशिएशन साइन के आर नीचे गया, उसके बाद साइन के आर का डिफ्रेंशिएशन के कॉस के आर, डिफ्रेंशिएशन आर के रेस्पेक्ट में है तो के कॉस के आर। यहाँ के आर का डिफ्रेंशिएशन करो, लॉग नेचुरल के आर का डिफ्रेंशिएशन 1/के आर डिनोमिनेटर में, और फिर के आर का डिफ्रेंशिएशन आर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक के का फैक्टर और आएगा। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का लॉगरिथमिक डेरिवेटिव। राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव, लॉग नेचुरल बी कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव जीरो। इस टर्म को आप सिंप्लीफाई करके अगर लिखें तो ये बेसिकली केवल माइनस के कापा आर है। लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, माइनस कापा आर डिफ्रेंशिएट करो आर के रेस्पेक्ट में तो केवल बचा माइनस कापा। और ये टर्म ये माइनस लॉग नेचुरल कापा आर है तो इसका डिफ्रेंशिएशन -1 कापा आर और फिर आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कापा। अभी आपको आर इक्वल टू ए पे दोनों की वैल्यू रखनी है, बी केयरफुल अबाउट दिस। लॉगरिथमिक डेरिवेटिव्स मस्ट बी मैच्ड एट दी बाउंड्री आर इक्वल टू ए, आर इक्वल टू ए। आर इक्वल टू ए रख दो, ये टर्म खत्म हो गया। के कॉस के ए अपॉन साइन के ए, आर की जगह ए, और कॉस के ए अपॉन साइन के ए हो गया कॉट के कॉट के, ये टर्म। यहाँ के और के कैंसिल, आर की जगह ए -1/ए, और राइट हैंड साइड में ये पहला टर्म माइनस कापा और यहाँ भी कापा कैंसिल सेकंड टर्म में, -1/आर, आर की जगह ए -1/ए, -1/ए -1/ए दोनों साइड है। यू सिंपली गेट सॉल्यूशन मैचिंग आपने की तो वो उसने आपको एक एडिशनल कंडीशन ला के दे दी, के और कापा के बीच ये रिलेशन होल्ड करना चाहिए, के कॉट के ए मस्ट बी इक्वल टू माइनस कापा। और अगर आपने प्रीवियस सॉल्यूशंस केयरफुली किए हैं वन डायमेंशनल फाइनाइट वेल में तो आपको रिमाइंड होना चाहिए ये कंडीशन हमें वहाँ पे मिलती है, ठीक है। इनफैक्ट ये इक्वेशन मिलती है लेकिन हम उसे स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म में लिखते हैं। अगर हम इसे ए से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड इस इक्वेशन को तो के ए कॉट के ए इज इक्वल टू माइनस कापा ए से मल्टीप्लाई करने के आप कई रीजंस कह सकते हैं। के की डायमेंशन 1/लेंथ की होती है तो ए की डायमेंशन लेंथ की, ए हमारे वेल की विड्थ है, ठीक है। इस समय हाफ विड्थ का कोई कंसेप्ट नहीं है, सीधे वेल की विड्थ है। तो ए से मल्टीप्लाई करें तो ये के ए क्या है, एक डायमेंशनलेस पैरामीटर है, ओके। कापा ए भी डायमेंशनलेस है, के ए भी डायमेंशनलेस है। के ए का नाम हम जाई रख देते हैं, ये वन डायमेंशन वाले सब्स्टिट्यूशन है, और कापा ए को ईटा। तो ये कंडीशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जाई कॉट जाई इक्वल टू माइनस ईटा। के की डेफिनेशन ये है 2me/h² का स्क्वायर रूट। कापा पॉजिटिव क्वांटिटी डिफाइन करने के लिए हमने v0 में से e घटाया था, v0 e से ज़्यादा है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी का स्क्वायर रूट है। कापा एक रियल पॉजिटिव क्वांटिटी है, के और कापा ये एग्जैक्टली वन डायमेंशनल वाले डेफिनेशंस हैं, ये भी एग्जैक्टली वन डायमेंशनल वाली कंडीशन है, ये रिलेशन भी वन डायमेंशन वाले हैं। और अगर आप के स्क्वायर और कापा स्क्वायर को ऐड करें और दोनों को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब के और कापा की जगह जाई और ईटा ले आएँ। जाई और ईटा कैसे बनते हैं के और कापा से, ए से मल्टीप्लाई करके, ए से मल्टीप्लाई करो फिर स्क्वायर करो और ऐड कर दो तो आपको ये रिलेशन भी मिलता है। ये भी वन डायमेंशनल केस में मिलता है। ये सारा का सारा यहाँ जितना कुछ लिखा हुआ है हम 3 डायमेंशनल केस के लिए कर रहे हैं, पर ये सारी चीज़ें वन डायमेंशनल केस में हमें ऑब्टेन हो चुकी हैं। और वहाँ पे हम इसको कहते हैं, अरे जाई और ईटा वेरिएबल्स के टर्म में देखें तो ये तो एक सर्कल की इक्वेशन है, x² + y² इक्वल टू r²। इनफैक्ट वहाँ पे हमने इस चीज़ का नाम r² रखा भी था, रेडियस पैरामीटर ऑफ द वेल, लेकिन यहाँ r हमारा पहले से ही रेडियल कोऑर्डिनेट का नाम है तो मैंने इसको d² रखा, डिस्टेंस टाइप की एक चीज़ है, सम डिस्टेंस, ओके। d² हमारा रेडियस पैरामीटर है, ओके। वन डायमेंशनल वेल आपने पीछे से अच्छे से किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो इसको करने से पहले वन डायमेंशनल फाइनाइट वेल के सॉल्यूशंस को आप रिवाइज कीजिए, यू विल अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी क्विकली। ये सब कुछ वन डायमेंशनल वेल की तरह हो रहा है, लेकिन वन डायमेंशनल वेल में एग्जैक्टली द सेम कंडीशन एज ऑब्टेन्ड फॉर वन डायमेंशनल। लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस अगर आप लोगों को ध्यान हो, वहाँ पे हमें एक कंडीशन और मिलती है,
जाई टेन जाई इक्वल टू ईटा कंडीशन भी मिलती है एक। वन डायमेंशनल वेल में हमारे सॉल्यूशंस दो अलग अलग क्लास में सेपरेट होते हैं, इवन सॉल्यूशंस एंड ऑड सॉल्यूशंस। और इवन सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन मिलती है और ऑड सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन मिलती है, और दोनों कंडीशंस एक साथ कंपैटिबल नहीं होती हैं, तो हम अलग अलग बात करते हैं। तो फिर वहाँ सॉल्यूशंस किस तरह से मिलते हैं, सबसे लोएस्ट ग्राउंड स्टेट इवन होती है, फिर अगली स्टेट ऑड होती है, फिर अगली स्टेट इवन होती है, फिर अगली स्टेट ऑड होती है। तो वहाँ दो तरह की कंडीशंस मिलती हैं, लेकिन इस केस में ये वाली कंडीशन एब्सेंट है। मैच तो हो रहा है वन डायमेंशनल से, लेकिन वन डायमेंशनल की केवल कौन सी कंडीशन से मैच हो रहे हैं, ऑड वाले से। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, जब हमने इस इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व किया था तो वन डायमेंशनल वेल में हमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये मिला था, वेल कितना भी शैलो हो, शैलो होने से मेरा मतलब है वेल का डिस्टेंस पैरामीटर कितना भी कम हो। वैसे वेल का जो ये डिस्टेंस पैरामीटर या जिसको हम वेल का रेडियस पैरामीटर कहते हैं, ये पार्टिकल के मास पे भी डिपेंड करता है, वेल की डेप्थ पे भी डिपेंड करता है, और वेल के विड्थ पे भी डिपेंड करता है। इनमें से कोई भी फैक्टर अगर कम हो जाए तो डेप्थ आपकी कम होने लगेगी। लेकिन इन सारी चीज़ों को क्वालिटेटिवली मैं ऐसे कहूँगा, मेरा वेल अगर शैलो है, ठीक है, अगर इनमें से किसी भी पैरामीटर की वैल्यू कम है तो डी की वैल्यू क्या बनेगी, कम, तो उसको मैं कहूँगा मेरा वेल क्या बन रहा है, शैलो बन रहा है। ओके, तो अगर मेरा वेल शैलो है तो ये जो सर्किल है इसका रेडियस धीरे धीरे क्या होगा, छोटा। वन डायमेंशनल केस में अगर आपको ध्यान हो, ये जो दो अलग अलग कर्व्स मिलते हैं, जाई टेन जाई के और जाई कॉट जाई के, जाई टेन जाई का पहला कर्व ओरिजिन से शुरू होता है और फिर एसिम्प्टोटिकली इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता है, और जाई कॉट जाई का कर्व फिर पाई बाई 2 से शुरू होता है और लगभग उसका बिहेवियर भी ऐसा ही होता है। और फिर जाई टेन जाई का एक और कर्व आता है जो कि पाई से स्टार्ट होता है, और फिर जाई कॉट जाई का, लेट मी ट्राई टू शो यू द फिगर इफ आई कैन फाइंड इट समवेयर हियर। ओके, समवेयर अराउंड हियर, ये हमारा इनफाइनाइट वेल है, फाइनाइट वेल इसके आगे होगा। ओके, हियर इट कम्स। ये यहाँ मैंने अलग अलग पेन से इनको इवन और ऑड सॉल्यूशंस आपको दिखाए थे। जाई टेन जाई ये ब्लैक वाली लाइंस हैं, पहले ब्लैक लाइन आती है जो ओरिजिन से शुरू होती है टेन जाई वाली, फिर कॉट जाई वाली पाई से, फिर ये, और फिर हम ये ग्रीन लाइंस जो हैं ये वो सर्किल्स थे। सर्किल हमें अभी भी मिल रहे हैं। सर्किल का रेडियस कितना भी कम हो सकता है, आपके वेल के पैरामीटर्स के हिसाब से आपका वेल बहुत शैलो भी हो सकता है, मतलब रेडियस पैरामीटर जिसको हम डी लिख रहे हैं इस समय बहुत छोटा हो सकता है। लेकिन वन डायमेंशनल केस में क्योंकि पहला कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होता है, तो कितना भी छोटा आप सर्किल का सेगमेंट लेंगे, मैं सर्किल का सेगमेंट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें हम केवल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ जाई और ईटा लेते हैं, ठीक है, तो वही थ्री डायमेंशनल केस में भी है, जाई और ईटा पॉजिटिव है। कितना भी छोटा रेडियस लें आप सर्किल का, इस कर्व से तो एक ना एक बार इंटरसेक्शन होगा। इंटरसेक्शन का मतलब एक ना एक सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन इस समय सिचुएशन कुछ हद तक तो मैच कर रही है, पर कुछ हद तक कुछ पार्ट्स मिसिंग भी हैं। मिसिंग मतलब ये वाला कर्व नहीं है। तो अगर आपका वेल ये वाला है, माना ये वाला होने से मतलब वेल का रेडियस या डिस्टेंस पैरामीटर केवल इतना है, तो इस कर्व और इस कर्व का तो कहीं इंटरसेक्शन ही नहीं है। अब की बार कंडीशन केवल जाई कॉट जाई की है। जाई कॉट जाई का पहला कर्व पाई बाई 2 से शुरू होता है, अगला कर्व 3 पाई बाई 2 से शुरू होता है, अगला कर्व 5 पाई बाई 2 से शुरू होता है। तो अगर मेरा वेल का रेडियस बहुत छोटा है, रेडियस पैरामीटर या डिस्टेंस पैरामीटर जिसको मैं लिखा है डी इस समय, अगर ये बहुत छोटा है तो इस कर्व और इस कर्व का तो इंटरसेक्शन ही नहीं होगा। इंटरसेक्शन नहीं होने का मतलब आपको बाउंड स्टेट नहीं मिलेगी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन डायमेंशनल वेल में वेल कितना भी शैलो हो, आपको एक बाउंड स्टेट मिलनी ही मिलनी है। थ्री डायमेंशनल में ये गारंटी नहीं है कि किसी भी वेल में आपको बाउंड स्टेट मिल जाएगी। इनफैक्ट मैथमेटिकली मैं उस कंडीशन को ही लिख सकता हूँ, अभी इंटरसेक्शन शुरू नहीं हुआ इस ब्लू लाइन के साथ, अभी भी शुरू नहीं हुआ, अभी भी शुरू नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर ये पहली बार ये जो रेड वाला कर्व है, ठीक मेरे वेल के पैरामीटर्स इतने हो जाएं कि उसका रेडियस इतना हो जाए, तो पहली बार जहाँ पे एक कर्व पॉजिटिव क्वाड्रेंट में शुरू हो रहा है, वहाँ के साथ पहला इंटरसेक्शन मिलने लगेगा, जिसको मैंने सर्किल कर रखा है। ऐसा कब मिलेगा, जब रेडियस कितने के बराबर हो, पाई बाई 2। डी की वैल्यू अगर 0 से आगे हो, 0 से आगे ये या ये या ये, लेकिन पाई बाई 2 से कम है, तो आपको एक भी बाउंड स्टेट नहीं मिलेगी। कंपेयर दिस विद द वन डायमेंशनल केस। वन डायमेंशनल केस में एक बाउंड स्टेट हमेशा मिलती है। थ्री डायमेंशनल केस में अगर वेल का पैरामीटर बहुत ही लो है, लो से मेरा मतलब ये है मास भी बहुत कम है पार्टिकल का, V0 भी बहुत कम है, A भी बहुत कम है, तो D बहुत स्मॉल बनेगा। माना वो D पाई बाई 2 से कम बना, तो बाउंड स्टेट नहीं मिलेगी। पहली बाउंड स्टेट कब मिलने लगती है, जब D ठीक कितने के बराबर हो, पाई बाई 2। D अगर ठीक पाई बाई 2 को मैच कर जाए, और उसके बाद आप माना वेल के पैरामीटर थोड़ा बढ़ाते रहें, D अगर थोड़ा और बढ़े, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन शिफ्ट होगा। लेकिन इंटरसेक्शन इस कर्व का भी अभी भी एक ही बार हो रहा है। एक ही बार होने का मतलब
एनर्जी की वैल्यू थोड़ा चेंज हो जाएगी, लेकिन बाउंड स्टेट अभी भी एक ही मिलेगी। थोड़ा और रेडियस बढ़ा दो, डिस्टेंस और बढ़ा दो, इंटरसेक्शन का पॉइंट चेंज हो गया। इंटरसेक्शन का पॉइंट चेंज होने का मतलब जाई की वैल्यू मतलब के की वैल्यू मतलब एनर्जी की वैल्यू। एनर्जी का आंसर चेंज होगा पर स्टेट अभी भी केवल एक ही है, बाउंड। दो बाउंड स्टेट्स पहली बार तब मिलेंगी जब ये डिस्टेंस पैरामीटर ठीक 3π/2 के बराबर होगा। तब एक बार ये इस कर्व को यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है और एक बार इस कर्व को इंटरसेक्ट करना शुरू करता है। तो दो बाउंड स्टेट्स, तो इन कंडीशंस को यहाँ मैंने ऐसे समराइज कर रखा है। अगर डिस्टेंस पैरामीटर 0 से आगे और π/2 से कम है तो एक भी इंटरसेक्शन नहीं होगा, एक भी बाउंड स्टेट नहीं। डिस्टेंस पैरामीटर π/2 के बराबर या उससे ऊपर निकल चुका है यहाँ से आगे, लेकिन अभी 3π/2 को टच नहीं किया है, तो केवल एक बाउंड स्टेट मिलेगी। और सिमिलरली अगर डिस्टेंस पैरामीटर 3π/2 से आगे बढ़ जाए, लेस देन इक्वल टू 3π/2 हो या d ग्रेटर देन इक्वल टू 3π/2, लेकिन 5π/2 से कम हो, तो तब आपके दो ही इंटरसेक्शन होंगे, आपको मिलेंगी दो बाउंड स्टेट्स। ओके, आई रिपीट अगेन, वन डायमेंशनल वाले से इसको केयरफुली आप कंपेयर कर लें। ओके, अदरवाइज बाकी ये सारा एनालिसिस वन डायमेंशनल जैसा ही है। मिसिंग पार्ट क्या है, वन डायमेंशनल में एक और ब्रांच ऑफ सॉल्यूशंस मिलती है, इवन ब्रांच जिसे हम कहते हैं, तो उसके कारण ये इंश्योर्ड होता है कि एक ना एक बाउंड स्टेट तो बनेगी बनेगी। यहाँ ये श्योरिटी नहीं है, यहाँ एक गारंटी नहीं है कि वेल आप कैसा भी उठा लो तो आपको बाउंड स्टेट मिल ही जाएगी। ओके, इनफैक्ट उसका रीजन अभी आपको क्लियर हो जाएगा। इस चीज़ को मैंने समराइज़ करके ऐसे लिखा हुआ है, ये जो दो डिस्टेंसेज है माना, इसका मतलब आपका वेल बहुत स्मॉल था, और वेल अगर स्मॉल है तो सॉल्यूशन मिलने की गारंटी नहीं है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, दैट इज नो बाउंड स्टेट इवन फॉर L = 0। इन वाले वेल्स के लिए आपको बाउंड स्टेट नहीं मिलेगी। और अभी तो हम L = 0 स्टेट की बात कर रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अभी हम L = 0 की बात कर रहे हैं। L = 1 में क्या होगा, मैं अभी आता हूँ उस पर। वन डायमेंशनल वेल के साथ में कंपैरिजन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। वन डायमेंशन में वन इवन स्टेट सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट हाउएवर शैलो बी द वेल। माना वन डायमेंशन में एक वेल है जो कि बहुत उथला है, बहुत शैलो है, फिर भी आपको एक बाउंड स्टेट मिलेगी मिलेगी, इवन बाउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट मिलेगी मिलेगी। 3D में आर्बिट्री वेल, आप अपना मनचाहा वेल ले लिया, लेकिन वेल का डिस्टेंस पैरामीटर बहुत स्मॉल बना, तो उसके अंदर हो सकता है एक भी बाउंड स्टेट ना बने। बाउंड स्टेट बनने के लिए ज़रूरी है कि जिस डिस्टेंस को आप डिस्टेंस पैरामीटर डिफाइन कर रहे हैं ये कम से कम π/2 हो, कम से कम π/2 हो। इससे कम होगा तो बाउंड स्टेट नहीं बनेगी। ओके, 3 डायमेंशन में सिचुएशन मैंने कुछ ऐसे दिखा रखी है। ये मैंने जल्दीबाजी में इन वेल के पीछे का पार्ट भी प्लॉट कर दिया था। 3 डायमेंशन में ये कर्व r कोऑर्डिनेट के साथ हैं, r कोऑर्डिनेट नेगेटिव नहीं होता है, तो ये बहुत शैलो वेल है, कोई भी बाउंड स्टेट नहीं है। थोड़ा वेल बढ़ा, अभी भी बाउंड स्टेट नहीं है। हाँ, अब वेल की डेप्थ सफिशिएंटली π/2 को क्रॉस कर चुकी है, तो अब एक बाउंड स्टेट आपको पहली बार दिखने लगेगी, फर्स्ट बाउंड स्टेट अब अपीयर होगी। ओके, सो दिस इज द रिजल्ट दैट वी गेट फॉर दिस। अच्छा, ये तो L = 0 केस का एनालिसिस किया हमने केवल, जिसे हम S स्टेट कहते हैं। फाइनाइट वेल हो, 3 डायमेंशन में हो, और उसमें भी आप केवल S स्टेट को देखें, तो S स्टेट में भी ये गारंटी नहीं है कि आपको सॉल्यूशन मिल ही जाएगा, और जब मिलेगा तो ग्राफिकली आप उसे इस मेथड से निकाल सकते हैं। ओके, बाकी L वैल्यूज़ का क्या होगा, हायर L वैल्यू माना L = 1 या L = 2 या L = 3 की बात करें, वहाँ पे बाउंड स्टेट्स बनेंगी क्या हर केस में या नहीं बन पाएंगी। वहाँ पे मैथमेटिकल एनालिसिस आपको ये शो करेगा कि वहाँ पे बाउंड स्टेट बनाने के लिए तो वेल को आपको और गहरा करना पड़ेगा। मैं इस चीज़ को ऐसे समझाता हूँ, माना अभी आपका वेल ये है, इसमें एक भी बाउंड स्टेट नहीं है, S स्टेट वाली बाउंड स्टेट भी नहीं बन रही है, L = 0 के लिए बाउंड स्टेट नहीं। आपने इस वेल को थोड़ा और डीप किया और माना आप ठीक एक बाउंड स्टेट आने लग गई। पहली बाउंड स्टेट जो आपकी आई, अगेन मैं यहाँ पे वही गलती कर रहा हूँ, यहाँ वेल से पीछे का पार्ट बनाने का कोई सेंस नहीं है, रेडियल कोऑर्डिनेट नेगेटिव नहीं होता है, बी केयरफुल। पहली बाउंड स्टेट आई, अंदर उसका साइन जैसा बिहेवियर और बाहर एक्सपोनेंशियली डिकेइंग, समथिंग लाइक दिस, और ये वेल आपकी, ये स्टेट आपकी वेल के टॉप के नियर आएगी। L = 0 स्टेट भी इस वेल में नहीं बनी, इस वेल में बनी। आप सोचिए आप वेल को किसी तरह से ज़बरदस्ती उसको गहरा कर पा रहे हैं, अज्यूम फॉर द मोमेंट ये। लेकिन इसी वाले में अगर आप L = 1 स्टेट की बात करें, L = 1 स्टेट मतलब P स्टेट, तो इस वेल में आपको P स्टेट देखने को नहीं मिलेगी। P स्टेट सपोर्ट करने के लिए आपका वेल और गहरा होना ज़रूरी है। हायर एंगुलर मोमेंटम स्टेट्स को तो कैप्चर करने के लिए, बाउंड करने के लिए आपको और डीप वेल की ज़रूरत पड़ती है। अगेन मैं यहाँ पे रिपीट करूँगा, जब मैं वेल के डीप की बात करता हूँ, वेल के डीप से मेरा मतलब केवल V0 से नहीं है, इन सारे पैरामीटर्स मिला के इस तरह का खेल करें कि ये डी वाला पैरामीटर बढ़ जाए। बेसिकली डेप्थ से मेरा मतलब इस D से है। ओके, तो
हायर एंगुलर मोमेंटम स्टेट्स को बाइंड करना और भी मुश्किल हो जाता है, और उसका रीज़न मैं आपको क्वालिटेटिव दे सकता हूँ, क्योंकि हम बाकी स्टेट्स के लिए सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, L=1 2 के लिए नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसका रीज़न ये है, रेडियल इक्वेशन में आपके पास सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल टर्म आता है LL + 1/r², और उसका नेचर हमने डिस्कस कर रखा है। वो टर्म बेसिकली क्या करता है, पार्टिकल को ओरिजिन से बाहर धकेलने की कोशिश कर रहा है। बाहर धकेलने का मतलब बाउंडनेस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। पार्टिकल अगर किसी कारण से बाउंड होना भी चाह रहा है, वेल अगर उसे बाइंड करना भी चाह रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम उस पार्टिकल को थ्रो अवे कर रहा है, बाहर की तरफ फेंक रहा है। बाहर की तरफ फेंक रहा है मतलब इन्फिनिटी की तरफ, बाइंडिंग से दूर ले जा रहा है, नॉन बाउंड करने की कोशिश कर रहा है। और एंगुलर मोमेंटम डिपेंड करता है एल की वैल्यू पे। L = 0 स्टेट के लिए से आप L=1 स्टेट पे गए, और उससे L=2 स्टेट और L=3, तो एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल का धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसको ट्रैप करने के लिए तो चलो इस वाले वेल ने काम कर दिया, किसी डेप्थ तक के वेल ने काम कर दिया। वही वाला वेल इस वाली स्टेट को ट्रैप नहीं कर पाएगा, बाउंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस स्टेट का एंगुलर मोमेंटम कुछ है जो कि इससे ज़्यादा है। तो इस वाले पार्टिकल पे सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल टर्म बाहर की तरफ ज़्यादा धक्का लगा रहा है, इफ आई कैन से इट लाइक दैट। तो बाहर की तरफ धक्का लगाना मतलब बाइंड करना आसान नहीं है। बाइंड अगर आप करना ही चाह रहे हैं तो वेल की डेप्थ ज़्यादा लेनी पड़ेगी। माना L=1 वाली स्टेट भी जस्ट बाउंड होने लग गई, हो गई बाउंड, तो उस वेल में आपको L=2 वाली बाउंड स्टेट नहीं मिलेगी, क्योंकि L=2 स्टेट में तो एंगुलर मोमेंटम और भी ज़्यादा होता है, आउटवर्ड वो सेंट्रीफ्यूगल जो एक्शन है वो और ज़्यादा है, तो बाइंडिंग। तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पे केवल एक लाइन में समराइज़ कर रखा है, एंगुलर मोमेंटम जिसके कारण आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल जनरेट होता है, या आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल टर्म या फोर्स जनरेट होता है, मेक्स इट मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू बाइंड द पार्टिकल। एंगुलर मोमेंटम जितना ज़्यादा होगा, पार्टिकल को बाइंड करना उतना मुश्किल होगा। तो अगर आप हायर एंगुलर मोमेंटम स्टेट्स वेल में देखना चाहते हैं 3D वेल में, तो यूर वेल मस्ट बी सफिशिएंटली डीप। ठीक है, शैलो वेल में, बहुत शैलो वेल है वहाँ तो आपको ये वाली स्टेट भी नहीं मिलेगी, एस स्टेट भी। वेल को डीपर 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 जैसे करेंगे तब एस स्टेट, पी स्टेट, डी स्टेट, एफ स्टेट्स अपीयर होते हैं। ओके, सो दिस इज वन रिजल्ट दैट इज इन कॉन्ट्राडिक्शन टू दी वन डायमेंशनल रिजल्ट्स। ओके, और एल की जनरल वैल्यू के लिए आप कैसे करेंगे, हम इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बट यू कैन ट्राई डूइंग। माना L=1 के लिए आप ट्राई करना चाहें तो अगेन मैचिंग, आपने लॉगरिथमिक बाउंड्री कंडीशन मैच कर दो सीधे। आप अलग अलग फंक्शन और उसके डेरिवेटिव को मैच मत करो, सीधे लॉगरिथमिक डेरिवेटिव को मैच कर दो। मतलब इनसाइड वाला सॉल्यूशन जिस भी एल वैल्यू के लिए आप बात कर रहे हो, 1 के लिए बात कर रहे हो तो 1 वाला, मतलब आर इनसाइड 1 वाला, उसका लॉग लो, उसका डेरिवेटिव लो, R=A पे उसकी वैल्यू निकालो, उसको मैच कर दो। आउटसाइड वाला उसी एल वैल्यू का सॉल्यूशन, उसका लॉग, डेरिवेटिव R=A। और इनसाइड का सॉल्यूशन कितना होता है, ये मैंने पूरा नहीं लिखा हुआ है। इनसाइड का सॉल्यूशन हमेशा JL/R होता है, और आउटसाइड का सॉल्यूशन हैंकेल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड फॉर दिस। तो टेबल में से जो इनकी स्टैंडर्ड टेबल्स होती है, माना आप L=3 के लिए आंसर निकालना चाहते हैं, तो L=3 के करस्पॉन्डिंग J3/R की वैल्यू देखो टेबल से, L=3 के करस्पॉन्डिंग हैंकेल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड की वैल्यू देखो टेबल से, ये इवैल्यूएशन करो, वहाँ से जो कंडीशन मिलती है उसको ग्राफिकली प्लॉट करो, वो ग्राफिकली आपके इंटरसेक्शन के पॉइंट जो मिलेंगे वही क्या होंगे, सॉल्यूशन। से फॉर एग्जांपल L=1 केस के लिए अगर आप करना चाहें तो L=1 केस के लिए J1/R की वैल्यू ये लिखी हुई है, sin KR/K²R² माइनस cos KR/KR। ये याद किसी को नहीं रहती है, ये मैंने टेबल से कॉपी किया है। ऐसे ही हैंकेल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड K'(R) के लिए e⁻k'(R) इंटू -1/K'(R) माइनस K'(R²R²। K' को आइटा कापा से रिप्लेस करो, ये हो गया इनसाइड वाला रेडियल, आउटसाइड वाला रेडियल फॉर L=1। ये वैल्यू यहाँ रखो, इनका लॉग लो, डेरिवेटिव लो, R=A पे मैच करो, एक कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन आएगी, उस कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन को K और कापा के बजाय जाई और रीटा के टर्म में लिखो, फंक्शन प्लॉट करो, सॉल्यूशन निकालो। ओके, ये जनरल वे है। मैं हायर केस में हम इसे नहीं कर रहे हैं, बट सिद्धांत वही है, आपको इस तरह से आगे बढ़ना है। सो दिस समराइजेज द डिस्कशन ऑफ द फाइनाइट पोटेंशियल वेल फॉर द 3D केस। ओके, तो विद दैट जो हमारी एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स हैं श्रोडिंगर इक्वेशन 3 डायमेंशन में, जो हमें एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स कवर करनी थी वो हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक्स कवर करेंगे वो होंगे हमारे अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स। सो दैट कम्स इन द नेक्स्ट सीरीज ऑफ लेक्चर्स। सो थैंक यू एवरीबॉडी।